हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग लास्ट क्लास तक में यूनिट 3 कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपको एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन था और उसके न्यूमेरिकल्स थे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के यूनिट 3 में थे। अब यूनिट 4 हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका होगा डबली रेनफोर्स्ड का एनालिसिस और उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स। ये सारी चीज़ें अभी फ्लेक्सर कंडीशन के अंदर की ही बात हो रही है। मतलब हम लोग जब सिंगली रेनफोर्स्ड भी किए थे तो वो हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर फ्लेक्सर कंडीशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। सेम अभी हम लोग जब डबली रेनफोर्स्ड भी अभी पढ़ेंगे तो वो फ्लेक्सर कंडीशन के हिसाब से ही अभी हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले यूनिट से आपका शेयर स्टार्ट होगा। टॉर्जन आपके सिलेबस में नहीं है, तो टॉर्जन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कंप्रेशन करेंगे, शेयर करेंगे और फ्लेक्सर अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन का एनालिसिस। ये सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का एनालिसिस पढ़े थे, वैसे ये डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन का एनालिसिस होगा। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपके फॉर्मूलाज डिराइव होके आ रहे हैं वो आईएएस कोड में मेंशन्ड है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मूला उसमें मेंशन्ड है। वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, किस कॉन्सेप्ट से आया है, ये आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स्ड सेक्शन के, या फिर जो आपके सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन के जो न्यूमेरिकल्स थे, वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला तो उसमें यूज करना ही है, बट कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कौन सा कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं होगा तो वो फॉर्मूला यूज होगा। ये चीज को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पीछे पता होना जरूरी है। आपको जब पता रहेगा कि हम स्ट्रेस इन स्टील की बात कर रहे हैं, कब 0.87 FY होगा, कब 0.87 FY नहीं होगा, ये चीज़ें अगर आपके माइंड में रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि जब आप ओवर रेनफोर्स्ड डिजाइन कर रहे हैं तो आप टेंशन वाले साइड का फॉर्मूला नहीं लेंगे 0.87 FY ST वाला, तब आप लेंगे सिर्फ कंप्रेशन वाले साइड का फॉर्मूला। और जब आपका ये बैलेंस या अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हैं, जो आपका C/Z करके आता है और दूसरा आपका T/Z करके आता है। यही हम लोग लास्ट क्लास तक में डिस्कस किए थे। तो ये चीज़ें जो है ये समझने के लिए हम लोग इस पूरे थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं। और आपके एग्जाम में हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको आ जाए कि एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बताइए, तो उस केस में आपको ये सारे डायग्राम्स और इसके साथ जो हम लोग चीज़ें अभी डिराइव करेंगे वो सारा चीज़ आपको हो सकता है एक्सप्लेन करना पड़े। तो ये भी एक टाइप का आपका थ्योरी क्वेश्चन बन जाएगा, डेरिवेशन टाइप का। और न्यूमेरिकल्स तो आपके जो आने हैं थर्ड पार्ट में, वो तो आपको न्यूमेरिकल्स का क्लास हम लोग करेंगे ही। ठीक है, तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन का एनालिसिस। अब सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड में क्या डिफरेंस होता है ये तो हम लोग आपको डिस्कस कर लिए थे कि आपको सिंगली रेनफोर्स्ड तब होगा जब रेनफोर्समेंट सिर्फ आपका टेंशन जोन में होगा बीम के, और जब भी वो आपका कॉम्प्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टेंशन के अलावा, तो आपका वो कहलाएगा डबली रेनफोर्स्ड। अगर आप यहाँ पे इस वाले सेक्शन को देखिए तो इसमें आप देखेंगे कि बॉटम में 4 रेनफोर्समेंट है और टॉप में आपका 3 रेनफोर्समेंट है। जब आप सिंगली रेनफोर्स की बात कर रहे थे तो आप सिर्फ बॉटम में 4 दिखाते थे और ऊपर वाला देते थे हम लोग नॉमिनल रेनफोर्समेंट, बहुत ही कम डायमीटर का, सिर्फ उसको केज बनाने के लिए, बट हम लोग उसको शो नहीं करते थे और एनालिसिस में नहीं लेते थे। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये 4 बार ये भी 25 mm डाया के हैं और ये 3 बार ये भी 20 या 25 mm डाया के हैं। अब उसका भी रोल अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब ये डबली रेनफोर्स्ड क्या होता है? ये एक तरह से सिंगली रेनफोर्स्ड में जो आप और एडिशंस करते हैं रेनफोर्समेंट का, वो होता है आपका डबली रेनफोर्स्ड। हम लोग जैसे क्या एक बार डिस्कस किए थे कि आपका फॉर एग्जांपल एक ये फ्लोर है, ये फ्लोर का हाइट है आपका 3 मीटर्स का। ठीक है, इसमें आपका ये स्लैब आ रहा है और इसमें से ही आपका एक बीम प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब इसके ऊपर टोटल जो लोड आ रहा था, या आप इस तरह समझिए कि आपका डेड लोड जो आ रहा था वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का था, और लाइव लोड जो आ रहा था वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का था। ये अभी हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। तो इसके हिसाब से जब आप बीम डिजाइन कर रहे थे तो बीम का जो साइज रिक्वायर्ड आ रहा था, ये टोटल डेप्थ ये आ रहा था आपको 500 mm, और साइज उसका जो विड्थ आ रहा था ये भी फॉर एग्जांपल अगर आपको आ रहा था 300 mm। अब आप देखेंगे कि आपका टोटल 3 मीटर के हाइट में अगर 500 mm का बीम है तो आपके पास रिमेनिंग हाइट कितना बचता है? 2.5 मीटर, मतलब अप्रॉक्स आपका कुछ 8 फीट से ज्यादा। तो आप अब इस वाले बीम का डेप्थ अगर आपको कहा जाए कि और बढ़ाना पड़ेगा तो आप नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके ये पूरे फ्लोर में आपका जो हाइट है वो तो आपको क्लियर हाइट मिलेगा ही नहीं। अगर ये पूरा एक रूम की हम लोग बात कर रहे हैं और इस रूम में आपको ये बीच में अगर बीम जा रहा है तो ये तो आपके रूम में एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। आप कहीं पे भी ऐसा बीम नहीं देखते होंगे जो आपको पूरा फ्लोर आधा फ्लोर हाइट का बीम ही होता है, वैसा तो नहीं होता है। तो आप इस बीम को 300 को आप चाहेंगे कि 400 कर लो, 500 कर लो, बट इस 500 का जो ये टोटल डेप्थ है आप इसको इंक्रीज नहीं करना चाहेंगे।
तो मतलब जब आपका लाइव लोड 2 किलोन्यूटन के बदले जब 5 किलोन्यूटन का हो जाएगा, मतलब अभी आपका ये बेडरूम आप कंसिडर कर रहे थे ऊपर में, तो इसका लोड आप कंसिडर कर रहे थे इस फ्लोर पे। लेकिन अगर आप इसको स्टोर रूम बना देंगे तो उसका लाइव लोड होता है वो 5 किलोमीटर होता है, मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा हो गया आपका नॉर्मल बेडरूम से, क्योंकि स्टोर रूम में तो सारा सामान स्टोर होता है, उसका वेट होता है। तो जब ये 2.5 टाइम्स हो गया तो हो सकता है कि ये भी 500 के बदले आपको 750 शायद प्रोवाइड करना पड़े, जो कि आप नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे थे। तो जब नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे थे तो आपका पॉइंट था कि ये मेरा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, इसका ये टोटल हाइट 500 का है, ये विड्थ आपका 300 का है, इसमें पहले वाले लोड के हिसाब से सिर्फ 2 रेनफोर्समेंट लग रहा था और ये आपका बीम का साइज आ रहा था 300/500। अब आपका लोड इंक्रीज हुआ तो मोमेंट इंक्रीज हुआ तो आपको जो AST रिक्वायर्ड आता है वो आपका इंक्रीज हो गया। क्योंकि अब आप अगर फॉर्मूला लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें आप देखेंगे कि AST आपका मोमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे AST का फॉर्मूला जो था ये था आपको mu डिवाइडेड बाई 0.87 Fy इंटू XU माइनस D माइनस 0.42 XU। तो जैसे जैसे mu बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपका ये आंसर आता जाएगा, ये AST आपका ग्रेटर होता जाएगा। mu अभी 100 है और नीचे अगर आपका 10 है तो नीचे वाला तो कांस्टेंट है, mu को आप 200 कर दीजिएगा तो अभी ये सॉल्व होकर के 10 आ रहा था AST, बाद में सॉल्व होकर के 20 आएगा AST। इसका मतलब है कि आपको वो जो रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो आपको, अब आप कहना चाह रहे हैं कि इसी 300/500 में ही एडजस्ट करो उसको। तो जब आप इसको इसमें ही एडजस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ बॉटम में आपको स्पेस मिलेगा तो आप वहाँ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देंगे, और फिर आपको जब बॉटम में स्पेस खत्म हो गया तो फिर आप टॉप में रेनफोर्समेंट देंगे। तो आपको ये टॉप में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, ये बॉटम में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, इसको भी हम लोग नाम दिए हैं इमेजिनरी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का सेक्शन। मतलब ये सिंगली रेनफोर्स, ये सेम साइज ही है, इसी सिंगली रेनफोर्स में आप क्या कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आपका इमेजिनरी अभी रिक्वायर्ड आ रहा है। अब आपको जो क्लाइंट है वो आपको कह रहा है कि नहीं इसी साइज में ही सारे को अरेंज करो, तो आप जब इसको टोटल को, ये जो आपका सॉल्व होके आया 20, उसको जब आप स्टील के बार्स में चेंज किए तो आपको आया कि 5 एक्स्ट्रा बार्स लग रहे हैं इसी सेक्शन में। तो ये 2 ब्लैक वाले जो बार्स हैं ये पहले से आ रहे थे सिंगली के लिए और 5 एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो एक सेक्शन में 5 प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो आप 2 नीचे कर दिए, 3 ऊपर कर दिए। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस का सिंबल बना हुआ है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला सेक्शन बन के आएगा। इसमें टॉप में 0 है, इसमें 3 है, तो टोटल 3 हो गया। इसमें बॉटम में 2 है, इसमें भी बॉटम में 2 है, तो टोटल इज इक्वल टू 4 हो गया। ये ब्लू वाले हैं जो सेंटर पे एक्स्ट्रा आ रहे थे और ब्लैक वाले हैं जो आपका पहले से लग रहा था। तो आपको ये जो सिंगली रेनफोर्स को एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट अरेंज करके बनाना पड़ा, तो ये कहलाया आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो अब जब सेम साइज में ये 300/500 ही रहा, लेकिन अब ये सेक्शन जो है ये आपका डबली रेनफोर्स हो गया। तो इस डबली रेनफोर्स का जो आप एनालिसिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको सिंगली रेनफोर्स के जैसा ही रहेगा, बस उसमें एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेस अभी आने लगेंगे। जैसे हम लोग डिराइव करेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ आपको फॉर्मूलाज आएंगे, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्योंकि आप इसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट्स लगाए हैं। अब ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सिंगली रेनफोर्स के जैसा ही, बस उसमें ये जो एक्स्ट्रा चीजें आएंगी वो हम लोग अंडरलाइन कर करके समझते जाएंगे कि ये क्या क्या चीज आ रहा है जो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसमें हम लोग टर्म्स आपको बताते हैं, ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि इसको हम लोग नाम देते हैं AST, ठीक है। और ऊपर में जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ASC। ये हम लोग बता चुके थे कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। अब आप ये जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी AST ही है, टेंशन जोन में ही है, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं AST1 और इसका नाम दे देते हैं AST2। मतलब दोनों टेंशन जोन का रेनफोर्समेंट है, तो ये 1 ये 2 है, दोनों को यहाँ जब ऐड कर देते हैं तो ये आपको बन जाता है कंप्लीट AST। मतलब ये टोटल टेंशन का रेनफोर्समेंट है जिसमें से 1 ये था, 2 ये था। तो 1 वाला जो रेनफोर्समेंट है AST1, यहाँ लिख देते हैं AST1, ये क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन फॉर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना है, अभी आपको आगे काम आएगा। ये सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का जो आप AST1 निकालते थे ये वाला AST1 है। तो अगर आपको कभी इसी डबली रेनफोर्स में जब आगे कहीं हम लोग AST1 निकालना चाहेंगे तो AST1 निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग सिंगली रेनफोर्स में किए थे। तो मतलब आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सिंगली के साथ ही आपको एडेड आपको फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो ये तो हो गया AST1। AST2 हो गया एरिया ऑफ
इन ए स्टील इन टेंशन जोन फॉर, या आप इस तरह से लिख लीजिए, फॉर नहीं, इंक्रीज्ड एरिया ऑफ, तो जो इंक्रीज्ड एरिया है वो डिफरेंस होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल AST माइनस AST1, ये आप लिख सकते हैं AST2 को, क्योंकि यहाँ आपको टोटल AST, अगर ये टोटल AST में से आप ये AST1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AST2 आ जाएगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि AST1 और AST2 में, AST है आपको सिंगली रेनफोर्स्ड का, सिंगली रेनफोर्स्ड का मतलब है कि आपको AST1 का फॉर्मूला वापस आप याद रखेंगे, और AST2 जब निकालना है तो अगर आपको AST1 पता चल चुका है, जब आप निकाल चुके हैं, तो आप AST2 डायरेक्टली निकाल सकते हैं AST वाले फॉर्मूला से। AST से माइनस कर देंगे AST1, जो रिमेनिंग रह गया वो AST2 था। ठीक है, ये हो गया आपको एक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें आते हैं कि आपका स्ट्रेन डायग्राम और आपका स्ट्रेस डायग्राम। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। सेम ही रहेगा कि सिंगली रेनफोर्स्ड हो या डबली रेनफोर्स्ड हो, आपको जो स्ट्रेन आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, वो आपको सेम ही रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका जब स्ट्रेन आ रहा था तो ये 0.0035 हो रहा था, और यहाँ पे जब आपका स्ट्रेन आ रहा था तो ये आपको 0.87 FY/ES प्लस 0.002, ये वाला आपको वैल्यू आ रहा था। लेकिन अब इसके साथ अब जो ऐड हो रहा है वो हो रहा है आपको ये वाला रेनफोर्समेंट का लाइन। पहले आपको सिर्फ ये वाला रेनफोर्समेंट का लाइन चल रहा था, तो जब आप सिर्फ इस रेनफोर्समेंट की बात कर रहे थे इस लेवल पे, तो यहाँ पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से ये वाला वैल्यू निकाल करके लाए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपको ये वाला भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कॉम्प्रेशन जोन में है। अब जब ये कॉम्प्रेशन जोन में है तो हम लोग बार बार यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि बीम इस तरह से होता है, बीम में लोड पड़ता है, बीम आपका कुछ ऐसे करके डिफ्लेक्ट करता है। जब ऐसे डिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ टेंशन आता है, यहाँ कॉम्प्रेशन आता है। तो कॉम्प्रेशन जब आएगा तो हम लोग सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स या अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, हम लोग क्या बता रहे थे कि जब आपका रेनफोर्समेंट का स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट के स्ट्रेस के बराबर रहेगा, साथ रहेगा, तो वो बैलेंस सेक्शन की तरह डिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज आपको या तो पहले कंक्रीट गिर जाएगा या तो पहले आपका स्टील गिर जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आप ऊपर में जो रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, ऊपर में आपको कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, तो ये जो आपका स्टील है ये अपने मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा कभी। मतलब कभी भी आपका इस वाले स्टील का जो स्ट्रेस होगा ये 0.87 FY कभी नहीं होगा, क्योंकि ये वाले का 0.87 FY आएगा, ये आपका टेंशन में जा रहा है। तो जब ये टेंशन में जा रहा है तो हम लोग इसका जानते हैं कि 0.87 FY होगा, क्योंकि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था वो आपका टेंशन साइड के लिए होता है। कंप्रेशन साइड में जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो कभी भी आपको जब कंक्रीट कंप्रेस करेगा तो वो आपको अपने मैक्सिमम स्ट्रेस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इससे पहले ये वाला पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला पहुंच जाएगा 0.87 FY हो जाएगा तो हम लोगों का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है वहां से। मतलब अब हम लोग इसके बाद फेलियर मान के चलते हैं। तो जब ये 0.87 है और ये यहाँ पे 0.7 ही पहुंचा होगा, 0.6 पहुंचा होगा, 0.5 पहुंचा होगा, तो हम लोगों को ये वाला वैल्यू जब 0.87 FY लेके बात करेंगे तो हम लोग को यहाँ का स्ट्रेस भी पॉइंट समथिंग लेके बात करना पड़ेगा। यही पॉइंट समथिंग हम लोगों को पता नहीं है कि ये आपका कितना है। जैसे पहले हम लोग इसमें भी हम लोगों को नहीं पता था कि जब हम लोगों का ओवर रेनफोर्स हो जाता है तो कंक्रीट का स्ट्रेस पहुंच जाता है 0.446, लेकिन स्टील का नहीं पहुंचता। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस टेंशन वाले फॉर्मूला को लेके ही नहीं चलते हैं। हम लोगों को जब भी मोमेंट ऑफ रेशन निकालना होता है तो कंप्रेशन वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी होगा कि जब आप डबली रेनफोर्स में आएंगे, जब इसका टेंशन स्टील 0.87 FY पहुंच गया तो कंप्रेशन स्टील आपका 0.87 FY नहीं पहुंचा होगा। तो जब नहीं पहुंचा होगा तो कंप्रेशन स्टील का जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। तो अगर हम इस स्ट्रेस को एक टर्म दे दें FSC, FSC का मतलब क्या है कि स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड, मतलब जो यहाँ आप स्टील दे रहे हैं उसका, और ये वाला क्या होता है FST होता है। कई बार आप बुक्स में देखेंगे FST = 0.87 FY लिखा है। तो इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि ये जो स्ट्रेस है जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं वो एक्चुअली FST से डिनोट करते हैं। तो FST क्या होता है, स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन जोन। FSC क्या होता है, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। अब हम लोग सिंगली रेनफोर्स में पढ़े थे कि C = T होता है, कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर = न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। अब क्या हो रहा है डबली रेनफोर्स के केस में, पहले सिंगली, ये आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था, इसमें हम लोग इमेजिनरी रेनफोर्समेंट और ऐड किए, ये हम लोग कंसिडर किए, तो हम लोगों का ये डबली रेनफोर्स सेक्शन बन गया। तो अब ये सिंगली रेनफोर्स जब था तो इसमें आपका क्या होता है कि कंप्रेशन जोन में सिर्फ कंक्रीट था, ये टोटल आपका B था, और ये वाला जो हाइट है ये आपका XU था। तो सिर्फ ये B × XU में ये पूरा कंक्रीट था, तो आप इसको 0.446 FCK से मल्टीप्लाई करते थे तो आपका ये कंक्रीट का कंप्रेशन जोन का निकल जाता था। अब ये वाला बीम नहीं लेके हम लोग इस वाले बीम का एनालिसिस कर रहे हैं
इस वाले बीम में क्या हो रहा है कि ये जो B इंटू एक्सयू है, अब ये सिर्फ B इंटू एक्सयू नहीं है, इसके अलावा आपको रेनफोर्समेंट्स भी है। तो इसका मतलब है कि ये B इंटू एक्सयू का जो एरिया से हम लोग स्ट्रेस मल्टीप्लाई करेंगे वो, प्लस आपका ये जो रेनफोर्समेंट है उसका स्ट्रेस मल्टीप्लाई करेंगे वो, ये दोनों कंबाइंड होगा। अब इसमें फिर माइनस होगा कि जितना दूर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उतना दूर B इंटू एक्सयू में से आपका वो कंक्रीट का एरिया भी माइनस होगा। जो ASC आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी ASC के इक्वल का जो एरिया ऑफ कंक्रीट है वो आपका रिड्यूस भी हो रहा है। तो हम लोगों को ये वाला जो पोर्शन है रिड्यूस भी करना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट का ऐड होगा, कंक्रीट का रिड्यूस होगा। तो इसको हम लोग जब एनालिसिस में लिखेंगे तो ये आपका पहला स्टेप था C इक्वल टू T, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा C कंक्रीट प्लस C स्टील इज इक्वल टू T। अब आपको कंक्रीट का भी निकालना पड़ेगा, स्टील का भी निकालना पड़ेगा, और उसको हम लोग टेंशन जोन में, इसमें तो हम लोग कंक्रीट कंसीडर करते ही नहीं है, तो ये आपको एज इट इज रह जाएगा जैसे सिंगल रेनफोर्स में था। ठीक है, अब इसमें C कंक्रीट प्लस C स्टील करना। तो C कंक्रीट क्या होता था, 0.36 FCK B XU ये होता था, और इसमें आपका अब ऐड हो रहा है स्टील का। तो स्टील का जो ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है कि स्टील का स्ट्रेस कितना होगा, अभी हम लोगों को ये पता है कि डबली रेनफोर्स्ड है, तो ये वाला जो स्टील है ये आपका 0.87 FY नहीं रीच करेगा, उसके पहले ही आपका ये स्ट्रेस का वैल्यू रह जाएगा। 0.87 FY सिर्फ आपका Fe250 के केस में रीच करेगा, क्योंकि अगर आप Fe250 का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे तो ये आपको जो मॉडिफाइड डायग्राम होता है ये कुछ ऐसा होता है Fe250 का। तो इसमें आप किसी भी पॉइंट पे जो आपके स्ट्रेन का वैल्यू लेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट से अगर आप जब एक टेंजेंट सॉरी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपको सारा वैल्यू जो होगा वो आपको Fy जो होगा वो आपका 250 के लिए आपको ये Fy/1.15 होगा, मतलब आपको ये 0.87 Fy हो जाएगा किसी भी स्ट्रेन के लिए। मगर जब हम लोग HYSD की बात कर रहे थे तो उसमें जो हम लोग डायग्राम बनाए थे वो कुछ ऐसा था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, 0.2% से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते थे। तो आप अगर कोई भी स्ट्रेन ले, 0.2% ले या कोई भी वैल्यू ले, तो सबसे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका अगर ये वाला वैल्यू आ रहा है तो इस वाले का आपका कुछ ये वाला वैल्यू आएगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ये वाला वैल्यू आएगा, मतलब आपका ये अलग अलग बार बार स्ट्रेस का वैल्यू आएगा। तो आपको अब जब आप Fe250 की बात करेंगे तो इस केस में आपका जो ये FST होता है जो 0.87 FY हम लोग यहाँ लेते हैं, वही हम लोग 0.87 FY यहाँ भी लेंगे। मगर अब कंप्रेशन स्टील में अगर हम लोग Fe415 यूज कर रहे हैं या Fe500 यूज कर रहे हैं तो उस केसेस में हम लोगों का अब ये वाला वैल्यू नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसमें से वैल्यूज लेंगे। तो इसमें से वैल्यूज कैसे निकालेंगे यही हम लोगों को डिटरमाइन करना होगा। ये आपका अलग अलग आएगा, 0.87 नहीं आकर के उसके कम का कोई सा भी वैल्यू आ सकता है, तो ये हम लोगों को नहीं पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कंप्रेशन जोन में जो रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, इसमें जो हम लोग रेनफोर्समेंट देते थे टेंशन जोन में, तो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर देते थे FST। तो ये FST कितना हो जाता था, 0.87 FY। ये आपको पता था कि स्ट्रेस का आप स्ट्रेस जो लेते हैं वो 0.87 FY लेते हैं, इसको हम लोग FST से डिनोट करते हैं। तो जो कंप्रेशन जोन में जो रेनफोर्समेंट देते हैं उसको हम लोग FSC से डिनोट करते हैं, स्टील का स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन और स्टील का स्ट्रेस इन टेंशन जोन। अब इसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ये वाले जोन का सॉल्व कर रहे हैं, कंप्रेशन जोन का। तो कंक्रीट का मिल चुका है, स्टील का क्या होगा, यही वाला स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई ये स्टील का जो एरिया होगा, तो ये आपको स्टील का स्ट्रेस मिल जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा FSC इंटू ASC। बट इसमें आपको क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा, जो आप कंक्रीट निकाल के उसके बदले आप रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं। तो कंक्रीट जब आप निकाल रहे हैं तो आप कंक्रीट का स्ट्रेस कितना होता है, 0.446 FCK, और एरिया कितना कंक्रीट का माइनस हो रहा है, जितना स्टील आया था तो स्टील कितना आया था, ASC एरिया आया था। तो ये वाला पोर्शन माइनस होगा, ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा इस वाले वैल्यूज में। यही सिंगली रेनफोर्स का वैल्यू होता था। इसमें आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस स्टील प्रोवाइड करने के लिए जो आप कंक्रीट रिड्यूस कर रहे हैं उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, और दिस इज इक्वल टू T हो जाएगा, जो हमारा 0.87 FY AST होता था। तो इस केस में ये जो बॉटम वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम लोग अगर AST टोटल बोल देते हैं तो ये AST को आप लिख सकते हैं AST इज इक्वल टू AST1। ये आपका सिंगली रेनफोर्स वाले का हम लोग AST1 दे देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा आएगा इसको AST2 दे देते हैं। तो AST1 प्लस AST2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम लोग ऐड किए तभी तो हम लोगों का ये वाला AST आया। तो अब जब हम लोग डबली रेनफोर्स में AST जब भी हम लोग बात करेंगे, सिंगली रेनफोर्स में जब हम लोग AST बात किए थे तो इसमें AST आपको टोटल स्टील होता था, क्योंकि टॉप में होता नहीं था, तो बॉटम में आपका जो टोटल स्टील आता था वही आपका AST हो जाता था। अब डबली रेनफोर्स में क्या है, ऊपर भी स्टील होगा नीचे भी स्टील होगा। तो अब अगर हम AST को टोटल बोलेंगे तो ये AST आपका टोटल नहीं होगा, क्योंकि AST आपका होगा जो सिर्फ टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट है, तो टेंशन का टोटल होगा ये AST। तो ये टेंशन का टोटल क्या होगा, AST1 प्लस AST2। तो डबली रेनफोर्स में ये वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि जब भी AST लिखा है मतलब टोटल बॉटम का बात हो रहा है। जब आप अलग अलग निकालेंगे तो आपको AST1 और AST2 निकालना पड़ेगा।
ठीक है। अब इसमें जो हम लोग टेंशन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें हम लोग AST यूज कर लेंगे, या फिर हम लोग इसको इस तरह से ब्रैकेट में ये टी के जगह पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.87 FY, या तो हम लोग इसको AST लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं AST1 + AST2, बात एक ही होगा। ठीक है, कई बुक्स में आपको डायरेक्टली AST दिखाएगा, कई बुक में आपको AST1 + AST2 दिखाएगा। अब ये तो हो गया। अब इसको अगर हम लोग देखें कि दोनों में ASC आपका कॉमन है, तो हम लोग इसको अगर और फर्दर सॉल्व करें तो ये 0.36 FCK BXU प्लस हम लोग अगर ASC कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा FSC माइनस 0.446 FCK इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FY। इस बार हम लोग इसको डायरेक्टली AST लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट के लिए। अब ये देखिए, ये जो 0.446 FCK है ये आपका क्या है, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन है, और FSC क्या है, स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन है। तो इस 0.446 FCK को हम लोग FCC से डिनोट करते हैं। कंक्रीट का कंप्रेशन जोन में जो स्ट्रेस होगा वो FCC से डिनोट होगा। तो अब आपको इस शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं कि 0.36 FCK BXU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FY AST। ठीक है, अब ये आपका एक फॉर्मूला डिराइव होकर के आया, जो आपका एनालिसिस करके जो आपका आया। अब इसमें आप क्या किए थे, C इज इक्वल टू T किए थे, जिसमें C को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दिए थे, कंक्रीट प्लस स्टील, और T को तो आपसे T रहने दिए। इसको जब आप सॉल्व किए तो ये आया। अब आपको इसमें XU, अगर इनकेस एक्चुअल XU की अगर हम लोग फिर से बात करें, हम लोग लास्ट वाला भी एनालिसिस जब किए थे सिंगली का, तो हम लोग पहले XU निकाले थे, उसके बाद ही हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे जाते हैं। तो हम लोगों को अगर फिर से XU निकालना हो तो हम सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और XU को इधर रहने देंगे। तो XU का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.87 FY, या इसको यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं हम लोग। XU का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा 0.87 FY AST। इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, इसी को हम लोग वापस यहाँ ऊपर ले आते हैं। तो ये वाला जो सारा टर्म है ये तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये वाला टर्म जो है ये माइनस में चला जाएगा। तो XU हो जाएगा आपको 0.87 FY AST माइनस ये पूरा टर्म, तो FSC माइनस FCC इंटू ASC। ये टोटल आपको एक तरफ आ गया, ये इधर से माइनस कर दिए इसको, और अब इन सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.36 FCK B। अब आपका ये आ गया डबली रेनफोर्स सेक्शन के केस में आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला। पिछले वाले केस में जो हम लोग का अगर फॉर्मूला आप ध्यान देंगे तो वो आपको होता था 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, 0.87 FY AST एज इट इज है, इसमें आपका सिर्फ ये जो कंप्रेशन जोन का आपको ये सारा जो स्ट्रेस एक्स्ट्रा ऐड हुआ था ये आपका माइनस हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आप इस पूरे वैल्यू को 100 कंसिडर करें और इस पूरे वैल्यू को 10 कंसिडर करें तो ये आपका पहले 100 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा था। तो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आ रहा था, 10 mm एग्जाम्पल के लिए। और इस बार आपका क्या होगा कि आप ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू आप 10 कंसिडर कर लीजिए। तो अब क्या होगा, 100 माइनस 10 हो रहा है, मतलब अब आप क्या कर रहे हैं 90 डिवाइडेड बाई ये तो आपका 10 ही रहेगा, तो ये अब आपका क्या आएगा 9 mm। मतलब अगर आपका ये 0 भी हो जाएगा तो भी आपका न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, सिंगली रेनफोर्स हो जाएगा। तो ये 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये स्टील आप हटाएंगे नहीं, अगर आप हटाएंगे तो ये तो सिंगली रेनफोर्स ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप एक भी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू अगर आपका 1 भी आएगा तो ये वैल्यू आपका 99 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू आपका 9.9 mm होगा, मगर सिंगली रेनफोर्स का जो आपका 10 आ रहा था उससे कम ही होगा। तो मतलब है कि डबली रेनफोर्स में जब भी हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो सिंगली रेनफोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अभी ये ऊपर से 10 mm है, बाद में ये ऊपर से 9 mm रह जाएगा, 8 mm रह जाएगा, 7 mm रह जाएगा, कुछ भी रहेगा, मगर 10 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी डबली रेनफोर्स की बात हो रही है तो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द कंप्रेशन साइड। ठीक है, ये हो गया अब आपका फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले में ट्रबल देखिए क्या हो रहा है। इसमें FY AST आपको पता है, FCK B आपको पता है, ASC भी आपको पता रहेगा कि कितना रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको FCC भी पता होता है कि 0.446 FCK होता है, FCK पता है ही तो आपको 0.446 FCK निकल जाएगा। आपको इसमें FSC नहीं पता है, तो मतलब जब आपको XU निकालना है तो आपको FSC पता होना चाहिए, और FSC ही हम लोगों को नहीं पता है कि जब हम ऊपर रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, जब ये पूरा स्ट्रेस्ड हो जा रहा है तो आपको इसमें टॉप वाले रेनफोर्समेंट में कितना स्ट्रेस का वैल्यू आ रहा है, यही हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोगों को FSC निकालना जो है वो अब इंपॉर्टेंट होगा डबली रेनफोर्स में।
डबली रेनफोर्स्ड में और सिंगली रेनफोर्स्ड में डिफरेंस यही है कि आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन आपको डबली रेनफोर्स्ड में क्या करना है कि ये एफएससी निकालने के लिए ही आपको सारा मेहनत है। अगर आप ये एफएससी निकाल लिए कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करके इसको डबली बना रहे थे, तो ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का आप स्ट्रेस निकाल लीजिएगा तो आपका पूरा एनालिसिस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सयू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एफएससी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब एफएससी कैसे निकलेगा, अब आप आ जाइए स्ट्रेन डायग्राम में। स्ट्रेन डायग्राम में आपको अब स्ट्रेन डायग्राम में क्यों आ रहा है ये समझा देते हैं हम लोगों जो अब डबली रेनफोर्स के लिए हम लोग SP16 हमारा एक स्पेशल पब्लिकेशन होता है, स्पेशल पब्लिकेशन 16, वो बुक आपको कोड नंबर है, तो आपको वो यूज नहीं करना है, आपको वो पढ़ना नहीं है, बट वो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट के सिंगली हो, डबली हो, बीम्स हो, कॉलम्स हो, स्लैब्स हो, सबके लिए आपको चार्ट्स और आपको सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हैं जो आपको IS 456 में दिए हैं, प्लस उसमें आपको और एडवांस्ड कुछ अलग अलग चार्ट्स दिए हुए हैं जो IS 456 में नहीं प्रोवाइडेड है। तो वो चार्ट्स किस चीज के हैं, वो यही सारी चीजों के, जैसे आपको एफएससी निकालना है, यही आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए ना उसमें एक चार्ट दिया हुआ है। तो चार्ट जो दिया हुआ है तो वो किस किस टर्म्स के रेफरेंस में चार्ट दिया हुआ है, तो वो आपको दिया हुआ है एक FY के रेफरेंस में, कि आपको FY एक पता होना चाहिए। अगर आप एक टेबल देख रहे हैं तो उस टेबल में कुछ एक्स एक्सिस में कुछ वाई एक्सिस में कुछ कंटेंट्स होंगे जो आपको पता रहेगा, तभी तो आपको वैल्यू को निकालेंगे। तो वो SP16 में जो टेबल दिया हुआ है उसमें आपको एक FY का रेफरेंस है, एक आपको D'/D का रेफरेंस है, और एक आपको एप्सिलॉन SC का रेफरेंस है। तो मतलब है कि आपको स्ट्रेन पता चल जाएगा तो आप स्ट्रेस निकाल लीजिएगा, आपको अगर D'/D का वैल्यू पता रहेगा तो भी आप स्ट्रेस निकाल लीजिएगा, और अगर आपको FY पता रहेगा तो आप इन दो के हेल्प से आप अपना स्ट्रेस का वैल्यू एफएससी निकाल सकते हैं। ये अभी कौन सा चार्ट होता है वो चार्ट तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बट उस चार्ट से जो आपका टेबल एक बनाया गया है जिसमें आपको सारे वो वैल्यूज गिवन है जो आपके अलग अलग स्ट्रेन और D'/D के टर्म्स में आते हैं, वो हम लोग अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझा देते हैं कि आपको FY तो पता रहता है, D' आपको ऊपर का कवर होता है, तो ये ऊपर का कवर भी आपको पता रहता है, तो आप ये रेशियो निकाल सकते हैं। आपको नहीं पता रहता है एप्सिलॉन SC, तो आपको एक तो एफएससी नहीं पता है, ऊपर से फिर आपको एप्सिलॉन SC निकालना पड़ेगा। तो अब आपको एप्सिलॉन SC पता चलेगा तभी आपको एफएससी पता चल सकेगा। तो एफएससी के लिए हम लोग डिपेंड कर रहे हैं एप्सिलॉन SC पे, क्योंकि ये दोनों टर्म तो हम लोगों को पता रहेगा। अब एप्सिलॉन SC कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग आते हैं स्ट्रेन डायग्राम में। इसमें आप देखेंगे कि ये जो इस रेनफोर्समेंट के इस लाइन में जो आपको ये वैल्यू है आपका स्ट्रेन का, ये एप्सिलॉन SC है। यही एप्सिलॉन SC अगर आप निकाल लेंगे तो आपको एफएससी निकालने में आसानी होगा। तो ये एप्सिलॉन SC निकालने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक ये आपका एप्सिलॉन SC वाला ट्रायंगल। तो अगर हम लोग यहाँ सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा दें कि अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल, अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल, तो इसमें क्या होगा, आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करें तो 0.0035 डिवाइडेड बाय ये टोटल लेंथ कितना है XU, तो ये हो जाएगा 0.0035 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ आपका XU। और इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि आपको ये वाला लेंथ है एप्सिलॉन SC डिवाइडेड बाय ये जो अब लेंथ बच गया, ये कितना बच गया टोटल XU माइनस ये D', तो XU माइनस D' हो गया, ये हो गया XU माइनस D'। अब आपको इससे अगर एप्सिलॉन SC निकालना हो तो आप एप्सिलॉन SC निकाल लेंगे, इन सारे टर्म्स को आप एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.0035 मल्टीप्लाइड बाई XU माइनस D' डिवाइडेड बाई XU, ठीक है। यही XU और इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस दोनों को डिवाइड करके हम लोग एक तरफ लिख दिए, तो ये आपका एप्सिलॉन SC का वैल्यू आ गया। अब आप देखिए XU निकालना था, उसके लिए आपको इस फॉर्मूला में सब कुछ पता था, एफएससी नहीं पता था। एफएससी निकालना था तो एफएससी निकालने के लिए दो टेबल हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, जिसमें आपको एक जो टेबल रहेगा वो FY और D'/D के रेफरेंस में रहेगा। एक तो हम लोग या तो उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, दूसरा हम लोग या तो स्ट्रेन का वैल्यू निकाल लें और स्ट्रेन के वैल्यू से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम FY और D'/D की बात करेंगे तो इस वाले टेबल से भी जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे तभी हम लोगों को एफएससी पता चलेगा। मान लेते हैं ये वाला टेबल हम लोगों को नहीं प्रोवाइडेड है, हम लोगों को प्रोवाइडेड है स्ट्रेन के रेफरेंस में टेबल। तो स्ट्रेन के रेफरेंस में जब टेबल होगा तो आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो आपको XU निकालने के लिए FYC निकालना था, FSC निकालने के लिए आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेन निकालेंगे तो ये फिर से आपको XU पे ही जाके डिपेंड करता है। तो ये आपको एक साइक्लिक प्रोसेस के जैसा हो गया है। XU निकालना है तो FSC निकालो, FSC निकालना है तो एप्सिलॉन SC निकालो, एप्सिलॉन SC निकालना है तो वापस से XU निकालो। जब XU पता ही नहीं है तो हम एप्सिलॉन SC कैसे निकालेंगे, और XU अगर पता ही होता तो हम लोगों को FSC निकालने की जरूरत ही क्या पड़ती। हम लोगों को तो XU मिल गया, हम लोग सीधा मोमेंट और रेजिस्टेंस निकाल देते XU लिमिट से चेक करके। यही XU सिंगली रेनफोर्स में हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाता था 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B से।
तो हम लोगों को और कोई चीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक्सयू निकालते थे, एक्सयू लिमिट से चेक करते थे अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है, वो करते थे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते थे। यही डब्ल्यू रेनफोर्स में भी हम लोग कर रहे हैं, बट हम लोगों को बस ये एक्सयू निकालने में ट्रबल हो रहा है इस एफएससी की वजह से। ये एफएससी हम लोग क्योंकि रेनफोर्समेंट ऐड किए हैं, तो यही एफएससी हम लोगों को निकालने के लिए एप्सिलॉन एससी निकालना है। एप्सिलॉन एससी का ये वाला फॉर्मूला है, ये आपके डिप्लोमा लेवल पे बहुत हाई हो जाएगा, इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप के, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन एससी आपका इस वाले फॉर्मूला से निकलता है। ये आपको दिखाना भी पड़ेगा, एक्चुअली निकालना भी पड़ेगा। जब आप न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसमें आपको ये एप्सिलॉन एससी निकालना पड़ेगा। तो जब आप एप्सिलॉन एससी निकाल लेंगे तो आप एक्सयू कैसे निकालेंगे वो हम लोग बताएंगे कि हम लोग एक्सयू लिमिट पुट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जब एप्सिलॉन एससी निकाल लेंगे तो हम लोग जाकर के वो टेबल देखेंगे, उस टेबल में एप्सिलॉन एससी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोगों का एफएससी आएगा वो एफएससी ऑब्टेन करेंगे और उस एफएससी को यहाँ पुट करेंगे तो हम लोगों का एक्सयू निकलेगा। फिर हम लोग इसको चेक करेंगे एक्सयू लिमिट से कि अब एक्सयू लिमिट से ये आपका लेस हो रहा है या ग्रेटर हो रहा है, उसी हिसाब से आपका अंडर रेनफोर्स्ड होगा या ओवर रेनफोर्स्ड होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है सिंगली रेनफोर्स्ड का, देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। एक्सयू निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है और आपको एएसटी निकालना है। इसमें भी आपको वही करना है, एक्सयू निकालना है, बट एक्सयू निकालने में ही आप अटक गए एफएससी के चक्कर में, तो आपको एफएससी निकालने के लिए एप्सिलॉन एससी निकालना पड़ेगा या फिर आपको ये d'/d वाला जो टेबल है ये देखना पड़ेगा, उससे आपको एफएससी मिल जाएगा। एफएससी को यूज कीजिए, यूज करके देखिए एक्सयू कितना आ रहा है। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि आपका कि जो आप यहाँ जैसे अभी हम लोग बताया था कि एप्सिलॉन एससी निकालने के लिए हम लोगों को एक्सयू तो पता ही नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे एक्सयू लिमिट यूज करेंगे। तो एक्सयू लिमिट यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वो जब हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे तो वहां आपको एग्जैक्टली वो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा था। अभी आपको क्योंकि वैल्यूज नहीं है हम लोग के पास, तो आपको ये समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो आप बस इतना समझेंगे कि एप्सिलॉन एससी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्सयू वाला ही, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, अभी आप जब फॉर्मूला नोट करेंगे तो एक्सयू वाला ही नोट कीजिए कि एक्सयू माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एक्सयू। अब न्यूमेरिकल में जब आएंगे तो हम लोग ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल डिस्कस करते हैं। जो आपका दो टेबल है, d'/d और fi के रेफरेंस वाला और एक आपका स्ट्रेन के रेफरेंस वाला, और उससे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एफएससी का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए, ये हम लोगों का एक्सयू का फॉर्मूला आ चुका था 0.87 FI AST माइनस FSC माइनस FCC इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCKB। इसमें हम लोगों को एफएससी नहीं पता था। ये एफएससी निकालने के लिए आपको ये दो टेबल जो है ये SP16 आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको ये टेबल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, SP16 भी आपको जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में सिर्फ ये दो टेबल ही है जो SP16 से आ रहा है। कॉलम में भी आएगा बट उसका भी हम लोगों का एक सॉल्यूशन रहेगा, वो हम लोग जब कॉलम डिस्कस करेंगे तो वहां बात करेंगे। अभी आपको ये दो टेबल्स जो है ये आपके एग्जाम में कोई एक टेबल आपको प्रोवाइडेड होना चाहिए, या तो ये टेबल प्रोवाइड होगा या ये टेबल प्रोवाइड होगा, दोनों में से जो सा भी टेबल प्रोवाइड होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको एफएससी का वैल्यू जो है वो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे ये टेबल प्रोवाइड होगा तो आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा एप्सिलॉन एससी, अगर ये टेबल प्रोवाइड होगा तो आपको d'/d और fy के ग्रेड के हिसाब से आपको एफएससी का वैल्यूज मिल जाएगा। तो अब पहला वाला टेबल देखिए क्या है, स्ट्रेस एफएससी इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। एफएससी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा अगर आपको d'/d और fy आपको पता है, तो fy तो पता रहता है, d'/d हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो d' हम लोगों को पता है क्या होता है, जब हम लोग बॉटम से रेनफोर्समेंट का जो कवर देते हैं इसको हम लोग DC से डिनोट करते हैं, और जो टॉप में रेनफोर्समेंट देते हैं उसको हम लोग D' से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों आपको इफेक्टिव कवर होता है। तो आपको d'/d है, तो D क्या होता है, आपका जो बॉटम का रेनफोर्समेंट होता है उसका टॉप से जो डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, ये D है। तो आपको ये d'/d का वैल्यू निकाल लेना है। तो इससे आपको एक ये पता चल जाएगा कि आपका 0.05 से 0.2 के बीच में कहाँ पे लाई कर रहा है। इससे बियॉन्ड आपको d'/d नहीं प्रोवाइड होता है। मतलब है कि आपका d'/d 0.2 का मतलब क्या है कि आपका ये जो d' है ये आपका कुछ यहाँ के आसपास प्रोवाइडेड है। तो ये जो हम लोग टॉप से जो इफेक्टिव कवर प्रोवाइड करते हैं, ये इफेक्टिव कवर का एक मैक्सिमम रेंज है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि क्लियर कवर आपका एक वैल्यू तक ही होगा। तो आपका वो क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर आपका न्यूट्रल एक्सिस तक नहीं पहुंच सकता है। तो वो जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम आपका 0.2 तक ही जाता है। तो इसके बीच में ही आपका ये सारा वैल्यूज आने वाला है। तो आपका इनकेस अगर एग्जैक्ट फॉर एग्जाम्पल आपका 0.1 अगर वैल्यू आ गया d'/d का, तो 0.1 अगर आपका वैल्यू आ गया और आप पता है कि आप Fe415 यूज कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा एफएससी का 352 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन अगर आपका 0.1 डायरेक्टली नहीं आया, फॉर एग्जांपल अगर आपका 0.1 और 0.15 के बीच में अगर आपका 0.12 आ गया, तो 0.12 आ गया तो आपको इन दोनों के बीच का लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों के बीच का आप लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, तो क्योंकि आप ये 415 वाला रो यूज कर रहे हैं, तो आप जो भी आप पता है आपको कि आप Fe415 यूज कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये नहीं पता है कि 0.12 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा। आप लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका एफएससी का वैल्यू हो जाएगा।
और लीनियर इंटरपोलेशन हम लोग जब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कॉम्प्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको वो टेबल में भी हम लोग समझाए थे आपको कि किस तरह से लैम्डा का वैल्यू से हम लोग लीनियर इंटरपोलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर लीनियर इंटरपोलेशन हम लोग वहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि लीनियर इंटरपोलेशन कर लेना है, उससे आपको जो वैल्यू आएगा वो आपका एफएससी का वैल्यू हो जाएगा। ये तो हो गया जब ये वाला टेबल आपको दिया हुआ है। अगर आपको ये वाला टेबल दिया है तो ये सारा जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, ये एप्सिलॉन एससी होता है, और स्ट्रेस क्या होता है आपका एफएससी होता है। ये भी एप्सिलॉन एससी है और ये आपका एफएससी है। तो इसमें आपको क्या है कि डायरेक्टली आप सिर्फ स्ट्रेन निकाल लीजिए। स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग अभी यहाँ पे निकाल देते हैं कि एप्सिलॉन एससी इज इक्वल टू 0.0035 इंटू एक्सयू माइनस डी डैश बाई एक्सयू, यही हम लोगों का फॉर्मूला था। तो आपको अगर इसमें अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ये एप्सिलॉन एससी कैसे निकालेंगे, जो हम लोगों को ये वैल्यूज मिलेगा। तो एप्सिलॉन एससी के लिए हम आपको बता रहे थे कि 0.0035 इंटू हम लोगों को जब एक्सयू नहीं पता है तो हम लोगों को आईएस कोड क्या कहता है, बैलेंस सेक्शन डिजाइन करने के लिए। तो जब बैलेंस सेक्शन डिजाइन करने के लिए कहता है तो बैलेंस सेक्शन क्या होता है, जब आपका एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट हो जाता है। अब वो बैलेंस नहीं होता है जब, तो ओवर होता है तो हम लोग एक्चुअल लिमिट पे ही डिजाइन करते हैं, और अंडर होता है तो हम लोग एक्चुअल वाला वैल्यू ले लेते हैं। आपको यही एक्चुअल वाला वैल्यू अभी नहीं पता है, तो आप एज्यूम कीजिए कि आपका सेक्शन जो है वो बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं। जब बैलेंस सेक्शन की बात कीजिएगा तो आपका एक्सयू लिमिट में चेंज हो जाएगा। एक्सयू लिमिट आपको पता होगा कि आप कोई सा भी स्टील ले रहे होंगे तो आपको 0.53, 0.48 और 0.46 में से कोई सा भी वैल्यू होगा, वो इंटू डी आप करेंगे, आपको एक्चुअल लिमिट मिल जाएगा। उसको यहाँ पुट करेंगे, आपका एप्सिलॉन एससी आ जाएगा। ये जो एप्सिलॉन एससी आया, ये आया बैलेंस सेक्शन के लिए। आप क्या करेंगे, यही वाला एप्सिलॉन एससी का वैल्यू इसमें से चूज करेंगे और आपका एफएससी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ भी अगर आपको इन दोनों के बीच में कहीं पे आ रहा है तो आप लीनियरली इंटरपोलेट करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिल गया एफएससी। ये एफएससी किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, एप्सिलॉन एससी के कॉरस्पॉन्डिंग। एप्सिलॉन एससी किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, लिमिटिंग मोमेंट, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब अभी भी एक्चुअल का बात नहीं हो रहा है, अभी बैलेंस का बात हो रहा है। बैलेंस के लिए ये स्ट्रेन आया और उसी के लिए आपका ये स्ट्रेस का वैल्यू आया है। अब ये जो स्ट्रेस आया है इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे एफएससी और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक एक्चुअल एक्सयू निकल के आएगा। जब वो एक्चुअल एक्सयू निकल करके आएगा तो आपको यहाँ पे एक्सयू लिमिट आप पहले ही निकाल चुके थे, तो एक्सयू लिमिट के हिसाब से आप सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो जब आपका एक्सयू आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका लेस देन एक्सयू लिमिट आ रहा है या इक्वल टू एक्सयू लिमिट आ रहा है या फिर आपका ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट आ रहा है। तो जब ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट अगर आएगा तो हम लोग तो क्योंकि एक्सयू लिमिट की वैल्यू लेते हैं, इससे बियॉन्ड तो कोई वैल्यू हम लोगों के पास है नहीं, तो हम लोगों का इसका मतलब ये एप्सिलॉन एससी करेक्ट था क्योंकि हम लोग एक्सयू लिमिट के लिए निकाले थे। ओवर इम्पोज आ रहा है तो एक्सयू लिमिट तक ही हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करना था, तो हम लोगों का एप्सिलॉन एससी भी करेक्ट हो गया, एफएससी भी करेक्ट हो गया, और एक्सयू जो हम लोग निकाले वो तो हम लोगों का ज्यादा आ ही रहा था, तो हम लोगों का एक्सयू जो है वो एक्सयू लिमिट का वैल्यू ही आ गया। मतलब ये एजम्पशन आपका करेक्ट हो गया। अब अगर आपका एक्सयू जो है वो लेस देन एक्सयू लिमिट अगर आ जाता है तो क्या होगा, अब अंडर इन्फोर्स होगा, ये तो हम लोगों को पता है, बट हम लोगों को अभी स्ट्रेस जो है वो इस एक्सयू के लिए तो नहीं मिला क्योंकि हम लोग निकाले थे एक्सयू लिमिट के लिए एप्सिलॉन एससी और एप्सिलॉन एससी के लिए एफएससी निकाले थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग एक्सयू निकाले, फॉर एग्जांपल अभी अगर आपका एक्सयू लिमिट 200 आता है, ठीक है, इस 200 के लिए आप एप्सिलॉन एससी निकाले, उसके लिए एफएससी निकाले, ये 324.8 आ गया। अब आप इसको जब यहाँ पुट किए तो आपका जो एक्सयू है ये आपका आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 70 ही एमएम आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अब 70 एमएम आ रहा है, अगर आप एप्सिलॉन एससी इस 70 के लिए निकालते तो कुछ दूसरा वैल्यू आता, स्ट्रेस भी कुछ दूसरा वैल्यू आता, बट आप क्या किए यहाँ 200 के लिए पुट करके एप्सिलॉन एससी निकाले। तो अब आपको क्या करना है, फिर से एक और ट्रायल लेना है। इस बार आपको एक्सयू मिल चुका है, अब ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग आ जाएंगे। अब एक्सयू लिमिट पता चल गया कि 200 था और एक्सयू आपका सॉल्व होकर आ गया 70, तो 70 इज लेस देन 200। इसका मतलब है कि अब ये वाला वैल्यू हम लोग यूज करते हैं एक्सयू, यही हम लोग अब तक समझ रहे थे। अब ये एक्सयू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अब हम लोग फिर से एप्सिलॉन एससी निकालेंगे, फिर से एप्सिलॉन एससी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस का वैल्यू देखेंगे। अब जब हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू देखेंगे तो ये जो स्ट्रेस आया है ये आपका एक्सयू के लिए आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इस स्ट्रेस को वापस इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, ये एक्सयू एग्जैक्टली यही एक्सयू आना चाहिए क्योंकि आप इसी एक्सयू के लिए ही तो ये एफएससी निकाले हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो वापस ये वही एक्सयू आना चाहिए। अगर ये वही एक्सयू आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका एक्सयू फाइनल हो गया, आगे बढ़ जाएंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन अगर ये एक्सयू एग्जैक्टली नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपका पहले 70 आया था, इस 70 को पुट करके आप निकाले तो 342.8 आया, फिर उसको पुट करके निकाले तो वो आपका 74 mm आया। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका एक्सयू फाइनल हो जाएगा। मतलब अभी भी एग्जैक्ट नहीं है, बट क्या है कि आपको फिर और ट्रायल एंड एरर मेथड लेना पड़ेगा।
आपके बुक्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम ही निकालता है 70 आता है और आपको लेस देन 200 बता देता है और क्या देता है कि देयरफॉर सिंगली रेनफोर्स्ड। मेरे हिसाब से यही चीज आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम में ही आप यहाँ एक्सयू लिमिट 200 पुट करके आप एफएससी निकाल लिए और एफएससी निकाल के आपको एक्सयू मिल गया और ये 70 आ गया, तो ये 70 जो आप निकाले ये आप एक्चुअल जो एफएससी यूज किए वो आप 70 के कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं यूज किए, 200 के कॉरस्पॉन्डिंग यूज किए। तो आप क्या करेंगे कि एटलीस्ट थोड़ा उसके कंपैरेटिवली अगर आप 70 पुट करेंगे, फिर एप्सिलॉन 80 निकालेंगे, फिर एफएससी निकालेंगे और फिर इस एफएससी को पुट के वापस एक्सयू जब चेक करेंगे, अब अगर आपका 74 आया तो आप इसको नियर एग्जैक्ट कह सकते हैं कि आप 70 के लिए निकाले और 74 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका एक्सयू जो है वो आपका 74 है। होगा तब भी सिंगली रेनफोर्स्ड, होगा इसमें भी सिंगली रेनफोर्स्ड, मगर इस एक्सयू के 4 mm के वैल्यू के लिए आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा वो वेरी करेगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अगर आप जितना ज्यादा ट्रायल एंड एरर लेंगे ये अभी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप सिर्फ फिर जब 74 पुट करके निकालेंगे तो हो सकता है आपका 72.5 वैल्यू आएगा। फिर जब आप इसको एक बार और जब सेम वैल्यूज को आप एक बार और करेंगे तो हो सकता है कि आपका 71.1 आएगा और नेक्स्ट वाले में आपका 70.6 आ जाएगा। तो मतलब आपको फाइनल हो जाएगा कि 70.6 आपका एग्जैक्ट एक्सयू है। बट इतना ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के हिसाब से आप सिर्फ 2 बार ट्रायल एंड एरर करेंगे। एक बार जब आप लिमिटिंग पुट करेंगे, लिमिटिंग से आप एक्सयू निकालेंगे, फिर एक्सयू को पुट करेंगे और उसको आप वेरीफाई करेंगे कि ये एक्सयू पुट करने से ये एक्सयू कहीं और दूसरा तो नहीं आ जाता है। तो जब किसी रेंज में आएगा 70, 80, 85, मतलब आपका 200 से कम ही आ रहा है, तो मतलब एक सिंगली रेनफोर्स्ड हो गया। आप तब वहां पे लिखेंगे देयरफॉर सिंगली रेनफोर्स्ड एंड एक्सयू इज इक्वल टू जो आपका फाइनल एक्सयू निकलेगा सेकंड टाइम में, जैसे 74 आया तो आप लिखेंगे 74 mm आपका फाइनल एक्सयू है। अब इस एक्सयू को लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो उसमें हम लोग उसको पुट करेंगे तो हम लोगों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला पे। अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि आपका एक्सयू जो है वो एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिट आ गया, मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड भी हो गया और एक्सयू का वैल्यू भी आपको कुछ पता चल गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग C इक्वल टू टी करके ये इसको अगर हम लोग वापस फिर से अरेंज करके लिखें तो 0.36 FC के B XU माइनस FSC माइनस FCC इंटू ASC इज इक्वल टू क्या हो रहा था आपको। अब इसमें ये पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये T क्या हो रहा था 0.87 FY AST। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो या तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंप्रेशन के साइड से निकालते हैं या फिर हम लोग उसको टेंशन के साइड से निकालते हैं। तो कंप्रेशन से भी निकालेंगे तो C इंटू जेड करेंगे, मतलब C कंप्रेशन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म, और जब हम लोग T से भी निकालेंगे तो हम लोग T इंटू जेड करेंगे, मतलब टेंशन साइड का फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो अगर हम लोग कंप्रेशन साइड से बात करें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से, तो कंप्रेशन साइड का वैल्यू क्या है 0.36 FC के B XU, ये वाला आपको कंक्रीट का है। तो कंक्रीट का लीवर आर्म हम लोगों का कितना था, ये था हम लोगों का D माइनस 0.42 XU। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। ये है आपका C1 और ये है आपका Z। ठीक है, फोर्स इंटू जेड किया आप। अब इसके साथ आपका डब्ल्यू रेनफोर्स्ड है तो माइनस करके आपको एक ये वाला भी टर्म आ रहा है, तो ये वाला टर्म ये कंटिन्यूएशन में आएगा यहाँ पे FSC माइनस FCC इंटू ASC। ये टोटल आपका फोर्स था, ये मल्टीप्लाइड बाई अब ये आपका क्या है कॉम्प्रेशन जोन में आपका ये अगर ये सेक्शन बना हुआ था, इसमें आपका यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका लीवर आर्म होगा, क्योंकि आपका यहाँ रेनफोर्समेंट है यहाँ रेनफोर्समेंट है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका था टोटल D और माइनस ये वाला डिस्टेंस क्या है D डैश, तो ये D माइनस D डैश आपको ये बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे D माइनस D डैश वाला लीवर आर्म। इसमें हम लोग यूज किए थे, ये प्योर कंक्रीट का था, तो प्योर कंक्रीट का हम लोग स्टील से जोड़े थे, बैलेंस किए थे, तो हम लोगों का डिस्टेंस आया था 0.42 XU, मतलब D माइनस 0.42 XU। इसमें क्या होगा D माइनस 0.42 XU कंक्रीट का था, ये आपका स्टील का है, आप स्टील वाला माइनस कर देंगे। अब आप जब इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा 0.36 FC के B XU मल्टीप्लाइड बाई D माइनस 0.42 XU माइनस करके FSC माइनस FCC इंटू ASC मल्टीप्लाइड बाई D माइनस D डैश। ये हो गया आपका C2 हो गया और ये आपका Z हो गया। तो C1 इंटू जेड माइनस C2 इंटू जेड, आपका ये दोनों जब आप कंबाइन कर देंगे, सॉरी ये आपका प्लस में आता है, ये क्योंकि आपका ये पहला वाला ये पोर्शन ये भी आपका प्लस में आएगा, ये आपका माइनस में आता है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला को आप यूज करके आप अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन के साइड से निकालेंगे। सेम जब आप टेंशन के साइड में आएंगे तो ये टेंशन के साइड में तो आपको पता ही था कि ये 0.87 FY
AST है, जिसको AST को आप AST1 प्लस AST2 भी लिख सकते हैं। और ये आपका जो इसका लीवर आर्म होता था ये होता था D माइनस 0.42 XU। आप इस वाले फॉर्मूला को भी डायरेक्टली यूज करके आप अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, ये दोनों फॉर्मूला यूज करने का कंडीशन क्या था कि ये हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोगों का XU लेस देन XU लिमिट आ रहा है। क्योंकि सिंगली रेनफोर्स्ड रहेगा, सॉरी अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। जब अंडर रेनफोर्स्ड नहीं रहेगा तो मतलब क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा तो XU इज इक्वल टू XU लिमिट हो जाएगा। तो जब XU लिमिट हो जाएगा तो सिर्फ इस फॉर्मूला में यहाँ पे आप चाहे तो दोबारा लिख दें इसको कि XU लेस देन XU लिमिट के लिए ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला को आप वापस चेंज कर दीजिए XU इज इक्वल टू XU लिमिट के लिए, यहाँ भी XU लिमिट हो जाएगा, यहाँ भी XU लिमिट हो जाएगा और इसमें आपको यहाँ भी XU लिमिट हो जाएगा। अब जो ये निकलेगा ये आएगा आपका बैलेंस सेक्शन के लिए। और जब आपको ओवर रेनफोर्स के लिए निकालने बोला जाएगा तो ओवर रेनफोर्स के लिए क्योंकि आपका XU इज इक्वल टू XU लिमिट ही हो जाता है, तो यही वाला फॉर्मूला आपका ओवर रेनफोर्स के लिए भी हो जाएगा कि आपको ओवर रेनफोर्स, आपको टोटल अगर बताना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है तो जब आपका XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट आएगा। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर आपको कह रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक पार्टिकुलर सेक्शन का जिसका साइजेस वगैरह दिया है, तो आपको वहां पे सिर्फ उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर आपका XU ग्रेटर देन XU लिमिट आता है तो आपको वो वाला XU पुट करके आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता देना है, क्योंकि वो आपको डिजाइन करने नहीं बोल रहा है। IS 456 क्या कहता है कि हम लोग अंडर रेनफोर्स डिजाइन करेंगे, ओवर रेनफोर्स डिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने, तो वो आपको कहना चाह रहा है कि अंडर रेनफोर्स्ड है तो ये फॉर्मूला लगाओ, ओवर रेनफोर्स्ड है तो ओवर रेनफोर्स्ड का आप XU पुट कीजिए और आप एक्चुअल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दीजिए कि इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रहा है। डिजाइन नहीं होगा वो इसके बाद का केस होता है, लेकिन क्वेश्चन आपका सिर्फ क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने। तो उसमें आप क्या करेंगे कि ये जो XU लिमिट नहीं पुट करेंगे जब ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, उसमें आप ये एक्चुअल XU का वैल्यू पुट करेंगे जो ज्यादा आ रहा है XU लिमिट से। लेकिन आप यहाँ पे बता देंगे कि XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट, देयरफॉर ओवर रेनफोर्स, ताकि जो कॉपी चेक करेगा उसको पता रहेगा कि आपको पता है कि ओवर रेनफोर्स्ड है। ओवर रेनफोर्स्ड है तो आप यहाँ पे XU कौन सा पुट कर रहे हैं वो ये देखना चाहेगा, XU लिमिट पुट कर रहे हैं या फिर आप अपना XU ग्रेटर देन जो XU लिमिट आ रहा था वो पुट कर रहे हैं, तो वो आपको पुट करना है और निकाल देना है। और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में जब डिजाइन पे पहुंचेंगे, जब हम लोग डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन करेंगे, तो उसमें जैसे ही आपका XU ग्रेटर देन XU लिमिट आएगा तो डिजाइन करने का मतलब क्या होता है कि आपके हाथ में कंडीशंस है, तो आप ओवर रेनफोर्स डिजाइन करेंगे ही नहीं, आप वहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर XU इज इक्वल टू XU लिमिट और फिर उसके आगे आप बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऐसा दिया रहेगा कि आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको फिर इस तरह से आगे नहीं बढ़ना है, आपको ये XU इक्वल टू XU लिमिट नहीं कर देना है, आपको एक्चुअल XU के लिए आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देना है, आपका सॉल्यूशन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपको डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस। अच्छा, इसमें आपको बचा स्टील। अब ये सेम चीज आप स्टील के केस में समझ लीजिए, और एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं मोमेंट के केस का। ये तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मिल गया, हम लोग क्या जान रहे थे, ये हमारा एक सेक्शन है सिंगली रेनफोर्स्ड, प्लस इसमें हम लोगों का ये एक इमेजिनरी सेक्शन है जिसमें आपका कंक्रीट नहीं है, दिस इज इक्वल टू आपका डब्ल्यू रेनफोर्स बन जाता है। तो इसका रेनफोर्समेंट आपका AST1 कहलाता है, इसका रेनफोर्समेंट AST2 और ASC कहलाता है, और इसका रेनफोर्समेंट AST कहलाता है। अब ये समझिए कि अब हम लोग सिर्फ इस वाले सेक्शन की बात करते हैं। मान लेते हैं हम लोगों को AST1 तो पता चल गया, हम लोग सिंगली रेनफोर्सर निकाल दिए, ठीक है। AST कब निकल जाएगा, जब हम लोगों को AST2 पता रहेगा। तो AST1 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, AST2 कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉम्प्रेशन का रेनफोर्समेंट और ये जो टेंशन का रेनफोर्समेंट होगा ये आपका इक्वल रहेगा, तभी ताकि आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है ये चेंज नहीं हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कि C इज इक्वल टू T से, तो C में क्या हो रहा था कि आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये रेनफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे थे तो आप कंक्रीट को हटा रहे थे, तो कंक्रीट वाला जो इफेक्ट यहाँ माइनस नहीं हुआ है वो यहाँ आप माइनस करेंगे। तो आपका कंप्रेशन साइड में क्या हो जाएगा, सेम जब आप निकाले थे FSC माइनस FCC इंटू ASC, यही आप निकाले थे कि टोटल आपका इसके वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, और टेंशन वाले स्टील की वजह से 0.87 FY AST2 आ रहा है। अब AST2 हो जाएगा क्योंकि इसकी हम लोग से बात कर रहे हैं, तो इससे अगर आप AST2 निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू ASC डिवाइडेड बाई 0.87 FY, तो ये आ जाएगा आपको AST2। तो अब आपको AST2 मिल गया, तो जब AST1 मिल गया, AST2 मिल गया, तो आप डायरेक्टली इससे क्या कर सकते हैं, AST निकाल सकते हैं ऐड करके।
अब AST2 निकालने के लिए आपको ASC पता होना जरूरी है। तो अब ASC हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों का यहाँ मोमेंट आ रहा था MU लिमिट, ये मोमेंट अभी हम लोग MU2 नहीं कंसिडर करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ हमारा एक मोमेंट आ रहा था टोटल MU। तो ये मोमेंट हम लोगों का कितना आ रहा था, MU माइनस MU लिमिट, यही आ रहा था। अब इसी मोमेंट के लिए आप चाहे तो अगर कंप्रेशन साइड से मल्टीप्लाई कर ले या आप टेंशन साइड से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपको ASC निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, कंप्रेशन साइड से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आपका इधर का मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको FSC माइनस FCC मल्टीप्लाइड बाई ASC, और ये आपका लीवर आर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको D माइनस D डैश, इसका लीवर आर्म हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, यही मोमेंट MU माइनस MU लिमिट, ये MU माइनस MU लिमिट किए तो ये वाला मोमेंट आया। इसी मोमेंट के लिए जब आप इसको निकालेंगे तो ये कंप्रेशन साइड में आपका कितना आ जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू ASC, ये तो टोटल आपका वैल्यू होगा मल्टीप्लाइड बाई आपका यही लीवर आर्म रहेगा। तो इससे आप निकाल लेंगे तो इससे ये वैल्यू आपको पता रहेगा, FSC माइनस FCC आपको पता रहेगा, D माइनस D आपको पता रहेगा। तो आप इससे ASC डायरेक्टली निकाल सकते हैं, MU माइनस MU लिमिट डिवाइडेड बाई FSC माइनस FCC मल्टीप्लाइड बाई D माइनस D डैश। तो इससे आपका निकल जाएगा ASC। तो मतलब आप इसी सारे फॉर्मूला से आप AST2 भी निकाल सकते हैं, ASC भी निकाल सकते हैं, AST1 तो सिंगल रेनफोर्स से ही निकल जाएगा, इससे आपका टोटल AST निकल जाएगा, टोटल AST निकल जाएगा। और टोटल ASC तो आपको वही होगा जो अभी आप निकाल रहे हैं, ये इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करके जो आपका टोटल मोमेंट का जो आपका फॉर्मूला है कंप्रेशन साइड से, उस वाले टोटल फॉर्मूला में आपको ये ASC को आप अननोन कर लीजिए और यही MU आप पुट कर दीजिए, तो उससे भी जो आपका निकल के आएगा वो यही वाला वैल्यू आएगा। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, वो आपका लॉन्ग फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि आप उसको कंक्रीट को कंसीडर करेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे, इसलिए आपको उसमें लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यूज आपको यही आने वाला है। तो आप ये टेंशन, कंप्रेशन, सारा स्टील आप इस तरह से मोमेंट को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो सिंगली रेनफोर्स में था वही आपका डबली रेनफोर्स में भी है। अब जब ये आपका AST और ASC सारा निकल जाएगा, आपका न्यूमेरिकल वहाँ पे फाइनल सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये कैसे निकालना है, तो आपको XU चेक करना है, XU चेक करने के बाद आपको डिसाइड करना है, जब आप डिजाइन करेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि ओवर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स, बैलेंस रेनफोर्स से कौन सा वैल्यू आप लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डिजाइन का कॉन्सेप्ट, जो डिजाइन का कॉन्सेप्ट और स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब हम लोग इसका डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे तो वो स्टेप्स अगर आपको ध्यान रह जाएगा तो उससे आपका डिजाइन करना जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। उसके बाद जब डिजाइन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले क्लास में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग डब्ल्यू रेनफोर्स के न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।